Exercise 2.1 Introduction of Chapter 2 Relation and Function of Class 11th NCERT Maths. This chapter is very important topic, very important, है ना? When I'm saying very important, then it means very important. अब थोड़ा सा स्टूडेंट लेवल पर अगर जाके बात करें तो क्यों इम्पोर्टेंट है ना? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि वो ज़्यादा मार्क्स की होती है ना? कई बार चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती हैं क्योंकि इस टॉपिक पे डिपेंड बहुत सारे टॉपिक करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स, राइट. चैप्टर 2 है तो हम एनसीईआरटी के रेफर की बात कर रहे हैं 11th और 12th किताब की. ये चैप्टर 3rd में काम आएगा आपके, ठीक है ना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, क्योंकि बेसिक नॉलेज यहीं पे आप गेन करोगे. उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें भी आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए, ठीक है ना. क्लास 12th की बात कर रहे हैं हम. चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर 2 आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, राइट. चैप्टर 8 आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना. तो कहने का मतलब क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका जिक्र और कहीं कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज आपके इन सारे चैप्टर्स में होगा. और यकीन मानो जिन स्टूडेंट्स का रिलेशन एंड फंक्शन की जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एवरेज होता है या वीक होता है, उनको जनरली ये प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज होता है, वहाँ पे वो थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते. तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हम इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना. चाहे वीडियो की लेंथ कितनी भी हो जाए, है ना, 5-5, 10-10 पार्ट पढ़ने पड़े हमें, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे. और इतना भी नहीं पढ़ेंगे, है ना, कि कॉमर्स वाले बच्चों को भी मैं जो है ना जेईई मेंस की तैयारी करा दूं, ऐसा भी नहीं है. तो हम उतना पढ़ेंगे जो इनफ भी है ना, दोनों स्ट्रीम के लिए, पीसीएम के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी, और कहीं पे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है ना. कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होके पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट. तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में स्टार्ट करने से पहले, यानी कि रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले, द वेरी फर्स्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू स्टडी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना. तो आवर टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. तो मैं आपको एक बार बता दूं, बेसिकली जब हम इतनी बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जो लोग डायरेक्ट सेकंड चैप्टर पे जंप कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं विदाउट सॉलिड नॉलेज ऑफ सेट्स, है ना, तो मैं उन्हें कहूंगा पहले आप एक बार सेट्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि हम सेट्स का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, है ना. तो अगर आपने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है ना, देन इट्स ओके, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, बट फिर भी सेट्स का जिक्र चलता रहेगा, ठीक है ना. तो चलो फिर, तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और यही हम एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे. तो ये है क्या, कह रहा कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स 1 2 3, लेट्स से बी इज इक्वल टू 4 5 6. तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हुए कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. अगर ए सेट बी सेट इस तरीके से दिया हुआ है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. और ए और बी की प्रोडक्ट, और ए और बी सेट है, तो हमने क्या कह दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दो सेट्स को हम कैसे उसकी प्रोडक्ट निकालेंगे. तो देखो जी, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से. ये ए सेट है 1 2 3, ये बी सेट है 4 5 6. तो एक का पेयर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, मतलब समझो ये एक ऐसा सेट होगा ए क्रॉस बी, है ना. दो सेट्स की प्रोडक्ट जो है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो भी एक सेट ही आएगा. वो कैसा सेट होगा, जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा वो मैं अभी थोड़ी देर में बात बताऊंगा, बट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं. इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. तो 1 का 4 के साथ पेयर, 1 का 5 के साथ पेयर, 1 का
6 के साथ पेयर, फिर 2 का 4 के साथ पेयर, 2 का 5 के साथ पेयर, ठीक है। और जगह थोड़ी सी हमारे पास कम होने की वजह से हमने इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर को कर दिया। 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ पेयर, है ना। अब बचा 3 एलिमेंट, 3 का 4 के साथ पेयर, 3 का 5 के साथ पेयर और 3 का 6 के साथ पेयर। इसको बोलते हैं भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मेरे हिसाब से इतना कुछ खास था नहीं इसमें जो आपको समझ में ना आए। सिंपली हमने क्या कहा, अगर दो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि नल सेट नहीं होने चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर दो सेट ए और बी हैं और ए और क्रॉस बी की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी अ सेट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर्स। और वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे, 1 का 4 के साथ पेयर, 5 के साथ पेयर, 6 के साथ पेयर, फिर 2 का 4 के, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ पेयर, 5 के साथ पेयर, 6 के साथ पेयर। ध्यान दो, अब ये क्या है, एक सेट है जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने कैसे लिखे, हमने आपको बता दिया जी। अब सुनो, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। क्या होता है मतलब ऑर्डर का, क्रम, कि किसी क्रम में हमने उसको लिखा है। तो ये किस ऑर्डर में है, यहां पे ये इस ऑर्डर में है कि हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, वो ए सेट से बिलोंग करेगा। मतलब समझो, जितने ऑर्डर पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ठीक है ना। और हर ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है दैट विल बिलोंग्स टू सेकंड सेट। चेक कर लो किसी भी ऑर्डर पेयर की बात। तो ये इस ऑर्डर में है। आई बात समझ में, बात समझ में आई। अगर मैं आपसे क्या पूछ लूं, भैया बी क्रॉस ए बताओ, तो क्या ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए थोड़ी लिख दोगे, समझ रहे हो। तो बी क्रॉस ए आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। कैसे, ये बी सेट ले लो जी, ये ए सेट ले लो जी, है ना। तो कैसे लिखोगे, बी क्रॉस ए कैसे लिखोगे, 4 का 1 के साथ पेयर, 2 के साथ पेयर, 4 का 3 के साथ पेयर। तो 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ पेयर, फिर 5 का 1 के साथ पेयर, 5 का 2 के साथ पेयर, 5 का 3 के साथ पेयर। आ रही बात समझ में, है ना। 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ पेयर। बचता क्या है, 6। तो 6 का 1 के साथ पेयर, 6 का 2 के साथ पेयर और 6 का 3 के साथ पेयर, ठीक है ना। ये बी क्रॉस हो गया। यहां पे भी ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब इसमें क्या होगा, यहां पे भी सेम बात कि जो हर ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा। चेक कर लो, 4 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ऐसी 5 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ऐसी 6 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ऐसी किसी भी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। चेक कर लो, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। 3 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ में। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बिलोंग्स टू सेकंड सेट। इतनी सी बात थी। ये तो था आसान भाषा में कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं। अब सुनो, एनसीईआरटी में यह चीज नहीं समझाई गई है ना। तो एनसीईआरटी में क्या समझाया गया, मैं वो चीज आपको बता दे रहा हूं। वो भी आसान है ना, ये भी आसान है, जो आपके समझ में आ जाए वो है। बट मैं एनसीईआरटी वाला मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम उसको थोड़ी देर में ही किसी एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। और इसलिए यूज करने वाले हैं क्योंकि आपको मुझे फील कराना है कि मैं रिलेशन एंड फंक्शन आपको क्यों पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे ये एनसीईआरटी वाला मेथड आपको बताना पड़ रहा है थोड़ा सा। अब एनसीईआरटी के तरीके से ए क्रॉस बी आएगा वही, मेरी बात सुनो, तरीका ये है चाहे वो है, आएगा यही, लिखेंगे हम यही। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। बस मैंने जैसे दो सेट्स के बॉक्स मतलब ये इलिप्स लेके ना आपको समझाया है, बस उन्होंने कुछ और तरीके से समझाया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना कैसे लिखते हैं, है ना। तो उनके समझाने का तरीका क्या है, वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप
आप इस एक्सिस पे ले लो, लेट्स से 1 2 3, ठीक है ना। और जो बी सेट के एलिमेंट हैं उनको आप किस पे ले लो, इस एक्सिस पे ले लो, लेट्स से 4 5 और 6, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अब ये जो पॉइंट्स हैं देखो ना, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, तो अब क्या हुआ, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट ऑब्टेन हुए, ये वाले पॉइंट्स ऑब्टेन हुए, है ना। अरे यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है आपने थोड़ी सी, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मतलब समझ में आ गया होगा अब तक तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनसीईआरटी ने क्या कहा है, कह रहा है कि अब ये देखो ये पॉइंट कितना होगा, 1 4 होगा, ये क्या होगा, ये होगा 1 5, ये क्या होगा 1 6 होगा, ये क्या होगा 2 4 होगा, ये 2 5 होगा, ये 2 6 होगा, ये 3 4 होगा, ये 3 5 होगा, ये पॉइंट 3 6 होगा। कह रहा है अब इनको ऐसे ऐसे और ऐसे करके लिख लो, तो क्या हो गया हमारे पास, देखो क्या हुआ, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने ये चीज ध्यान से करो, एनसीईआरटी ने ये चीज एक्सिस नहीं लिया, उन्होंने एक्सिस नहीं लिए, क्योंकि फिलहाल हम एक्सिस डिफाइन भी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पे हम डिफाइन करते थे एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस। यहां पे तो ए और बी सेट में सपोज दैट, यहां पे ए सेट में सपोज दैट ए बी सी हो जाता, और बी सेट में डी, या फिर मान के चलो पी सेट ले लेते हम कोई, यहां तो पी ए बी सी हो जाता, और यहां पे क्यू सेट ले लेते डी ई एफ हो जाता, है ना। अब मैं आपसे पूछता पी क्रॉस क्यू, तो आप कहोगे सर अब आप ये बता दो कि अब ए बी सी को एक्स एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट कर दें। तो ऑल्दो हमने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हुए बताया है, बट क्योंकि कई बार सेट्स में नंबर्स ना होके कुछ और होगा, राम मोहन गीता, है ना, दिल्ली एमपी जो है चंडीगढ़, समझ रहे हो, तो सेट्स में कुछ भी हो सकता है ना। सेट्स भी में क्या है, ऑल इंडियन सिटीज स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर डी, है ना। तो सेट्स तो कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको एक्स एक्सिस पे कैसे, एक्स एक्सिस पे तो हम सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे भाई, बात समझ रहे हैं आप नहीं, तो इसलिए हमने एक्सिस हटा दिया, है ना। तो एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से उन्होंने लिख दिया, ठीक है। ये बात क्लियर है जी। चलो जी, अब जब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है, तो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप P क्रॉस Q को कमेंट्स में लिखेंगे। अगर आपको सच में समझ में आ गया तो आप P क्रॉस Q, अब तो आप P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, और मैंने P और Q दो सेट आपको दे रखे हैं, चेक कर लो, ठीक है जी। चलो ये तो काम आपके लिखने का हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब जो दूसरी बात मुझे बतानी है, आप गौर से देखो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को। मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैंने कभी ऐसे हिंदी में लिखा नहीं है, मैं एक चीज लिख रहा हूं, ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के, मुझे हिंदी में लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे फील कराना है, ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, पेयर बना रहा है, ठीक है ना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेकिंग एन ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। इंग्लिश में भी बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, चेक कर लो। एक जो है 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, 2 4 के साथ भी, 5 के साथ, 6 के साथ भी। ये चीजें मुझे बतानी पड़ रही है क्योंकि मैं बाद में इन्हीं सारी चीजों का यूज करने वाला हूं। ये जो सेंटेंस मैंने लिखवाया इसका मैं यूज करूंगा, है ना। तो हमने क्या बताया आपको, ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में। ऐसे ही मैं क्या कहूंगा, बी क्रॉस ए की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है नहीं। तो जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझा दिया,
ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन पे कि उन्होंने डेफिनेशन क्या बताई प्रॉपर। देखो मैं आपने एक चीज देखा होगा, मैं प्रैक्टिकली भी समझाता हूं पर हर चीज को एक डेफिनेशन के साथ भी जोड़ता हूं मैं, ठीक है ना, जिससे कि हम चीजों को एक्सप्रेस कर सकें, हमें एक्सप्रेशन आए कि हम चीजों को कैसे बताएंगे हम कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैथमेटिकली या इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकली हम इसको सिंबॉलिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हाउ वी विल डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सो बात करते हैं डेफिनेशन की, देन उस पर बात करेंगे फिर कुछ ऑब्जर्वेशन की, उसी डेफिनेशन में हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डेफिनेशन की बात करते हैं, कह रहा है गिवन टू नॉन, मैंने जो पहले अभी एग्जांपल समझाया था, अभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा समझा देता, वो मैंने इधर समराइज करके लिख दिया है ना, तो अभी हम हिंट लेंगे उधर से, है ना, तो ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएंगे। कह रहा है गिवन टू नॉन एम्प्टी, एक एक बात पे ध्यान देंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, मतलब क्या है कि जो ए और बी सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं वो एम्प्टी नहीं है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना, द कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and B, है ना, that is क्या, A cross B is the set of ordered pairs A cross B is the set ए क्रॉस बी क्या है, प्रोडक्ट है, ए सेट की बी सेट के साथ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि उस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा और किन एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स ए और बी के होंगे, है ना। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख रहे हैं, हमने कहा कि ए क्रॉस बी एक सेट होगा, उस सेट के अंदर क्या होंगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं हम, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझाया था सेट्स में, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर ए बी, है ना, सच दैट क्या होगा, ए विल बिलोंग्स टू ए एंड बी विल बिलोंग्स टू बी। ये समझाना आपको इसलिए जरूरी होता है कि आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को फील करें। अब हमने जो इतनी बड़ी बात आपको समझाई है वो इस एक लाइन ने सारी बात कह दी कि भैया ए क्रॉस बी जो है, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक सेट होगा, है ना, और सेट की डेफिनेशन उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दी, कह रहे कि उसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, और ऑर्डर पेयर की क्या उन्होंने बताई कंडीशन, कह रहा भैया जो पहला एलिमेंट ए है वो ए से बिलोंग करेगा, यानी कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, है ना, और दूसरा एलिमेंट जो बी है ऑर्डर पेयर में वो किससे करेगा बिलोंग, बी सेट से बिलोंग करेगा। सारी बात उसने एक लाइन में कह दी, और इसी डेफिनेशन को अगर फील करना है तो देखो, कह रहा दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, कह रहा ए क्रॉस बी क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, है ना, और कैसे होगा, जो ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कैसे होंगे ऑर्डर पेयर के, फ्रॉम ए एंड बी, और कैसे, पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, बस ये था कि इस डेफिनेशन को आप फील करें, बस फील करना था और कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनो, कुछ ऑब्जर्वेशन है, पहली ऑब्जर्वेशन, क्या होगा अगर इस ए और बी में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो जाए, मतलब समझो, इफ इधर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, क्या हो अगर ए या बी में से कोई एक सेट क्या हो जाए, नल सेट, एम्प्टी सेट हो जाए, तो ऑब्वियस है ए क्रॉस बी क्या होगा, ये भी एक नल सेट हो जाएगा। क्यों होगा, बताओ जी क्यों होगा भैया। लेट्स से ए सेट तो हमारा है 1 2 3, और बी सेट जो है वो हमारा क्या है 5। अब बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप ए क्रॉस बी में आप एक तो बताओ कि ए के अंदर तो 1 2 3 हो गया और बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो भैया किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे, हवा के साथ क्या, तो क्या होगा ऑब्वियसली
कोई ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ही नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या देगा, हमेशा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देगा, तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे नहीं, तो इसका मतलब कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी नहीं, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट मिलेगा उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए हम A क्रॉस B इक्वल्स टू 5, पहली ऑब्जर्वेशन। अगर इसका उल्टा कह दिया जाए कि इफ इधर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट फील करो, लेट सपोज दैट मैंने अगर कह दिया कि उनमें से एक सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट सेट, कोई उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देन वी कैन से कि A क्रॉस B या A क्रॉस B दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट, ये सिर्फ कहने की बात है, ठीक है। नाउ अब मेरी बात सुनो, ये हो गया जी, ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अभी दो ऑब्जर्वेशन हुई ना, अब तीसरी ऑब्जर्वेशन, जगह की जरूरत है हमें, तो आप पॉज करेंगे वीडियो को और जितना उतारना आप उतारेंगे, ठीक है ना। मैं डेफिनेशन वाला पार्ट बता दूंगा बिकॉज आई फील दैट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, है ना। आगे की ऑब्जर्वेशन हम उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के ही फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज वीडियो टू नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन, कह रहा टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, इसकी क्या पहचान है? इसकी ये पहचान है कि अगर दो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हुए, लेट्स से एक्स वाई इज इक्वल टू 5 6, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट विल बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, राइट। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट दोनों के इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट दोनों के इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो टू इक्वल ऑर्डर पेयर का मतलब बता दिया मैंने आपको कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम होगा और सेकंड एलिमेंट भी दोनों का सेम होगा। नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p, है ना, p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज q, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो है हमारे पास जो सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट है और सेट के एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये इस सेट के एलिमेंट है ना। बात समझ में आ रही है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के क्या हैं? एलिमेंट हैं। तो इस चीज को फील करो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकता हूं और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स भी कह सकता हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी विल बी p इंटू क्यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। नाउ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये आपने होपफुली नोट कर लिया होगा, है ना। तो फिफ्थ लास्ट है, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस, राइट, ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वैसी एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? कहते हैं कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ए क्रॉस बी है और इसके किसी तीसरे सेट के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली, तो तब जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं तब उसमें तीन टर्म्स होती हैं। किसी भी ऑर्डर्ड जो ट्रिपलेट, सॉरी पेयर नहीं कहेंगे, तब जो ऑर्डर ट्रिपलेट आती है उसके अंदर क्या होते हैं? तीन एलिमेंट्स का ट्रिपलेट होता है। और तब हम कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट वाला है वो ए से बिलोंग करेगा, जो सेकंड वाला है वो बी से बिलोंग करेगा और जो थर्ड वाला है वो सी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारी ऑर्डर ट्रिपलेट आती हैं, बट ऐसा हम नहीं पढ़ते। वो जनरली ट्रिपलेट का जो टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे केस में, जो एक्सरसाइज के केस में जो हम यूज कर रहे हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने आपको बता दिया कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे ए क्रॉस बी से आपको क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। वैसी जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी क्रॉस सी से क्या मिलेगा? ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। बट हम इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी से
कोई हमारा लेना देना अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज या इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बेसिकली हम किस केस में ट्रिपलेट की बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, है ना, तो वहां पे हमारे पास एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लाइक ए क्रॉस ए, इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑर्डर ट्रिपलेट की बात कर रहे होंगे कभी ना कभी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए, तो लेट्स से ए कोई एलिमेंट है दैट इज -1 और 1, सपोज दैट, ठीक है ना। ए कोई सेट है -1 और 1, तो देखो ए क्रॉस ए कितना होगा, ये ए -1 1 और ये -1 1, तो देखो ए क्रॉस ए कितना आ गया, -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1 -1 और 1 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, ठीक है ना, यानी कि ए क्रॉस ए, तो यानी कि एक तो हमने ये वाला सेट ले लिया और दूसरा सेट ले लिया हमने ए, तो ए क्रॉस ए कैसा है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर हमारे पास, -1 1 1 -1 और 1 1, ठीक है ना। दूसरा सेट ऑब्वियसली उसमें 2 एलिमेंट है, -1 1, तो अब देखो ए क्रॉस ए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा, तो देखो इसका इसके साथ और इसका साथ ट्रिपलेट, तो -1 -1 -1 1, ठीक है ना, और फिर -1 1 -1, उसके बाद -1 1 1, ठीक है ना, फिर ये 1 -1 -1 1 -1 1, फिर इसके बाद 1 1 -1 और 1 1 1, ठीक है ना। तो ये देखो कितने ट्रिपलेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इसमें भी हमने वही रूल अप्लाई करा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर 2 हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए कितना होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 4 2 8, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑर्डर पेयर और ऑर्डर ट्रिपलेट को बताने के पीछे जो अभी जो चीज़ आप फील करेंगे, है ना, एक एग्जाम्पल होगा उसमें दोनों चीज़ों का आप फील करेंगे कि हमने बेसिकली जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया आपको तब हमने ए क्रॉस बी बताया, जब हमने ऑर्डर ट्रिपलेट बताया तब हमने कॉन्सेप्ट बताया कि भाई इसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट एक और सेट के साथ, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने कहा कि यहाँ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब हम ट्रिपलेट की बात कर रहे होंगे तो एक ही सेट रिपीट हो रहा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ट्रिपलेट तो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी से भी मिल सकता है। बट अब ऑर्डर पेयर का और ऑर्डर ट्रिपलेट का आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं कि क्या बेसिकली हम पढ़ रहे थे एक्चुअल में, प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में, इस ऑर्डर पेयर से और ऑर्डर ट्रिपलेट से हमारा क्या लेना देना था, ठीक है ना। तो करते एग्जांपल को स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।